हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। आज मैं आप लोगों को यूपी डीएलएड का फर्स्ट सेमेस्टर का जो हम लोग का पहला पेपर है वो है बाल विकास का। तो उसके सिलेबस को आगे बढ़ाते हुए टॉपिक का डिस्कशन करूंगी। तो आज हम लोग की बाल विकास की 30वीं क्लास है। मैंने आपको 29 क्लास करा दी है, तो आप लोग क्या करिए, उनको देखिए जाके, और जो नोट्स हैं तो बहुत अच्छी तरीके से बनाइए, नहीं तो आप लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आएगा और चीज़ें इधर उधर होंगी। इसलिए आप लोगों को क्या करना है, नोट्स भी बिल्कुल क्रम से ही बनाते चलना है, और क्या करना है, क्लास भी बिल्कुल क्रम से ही देखते चलना है। तो आप लोगों को क्या होगा, एग्जाम टाइम में हेल्प होगी। तो चलिए हम लोग अपने सिलेबस को आगे बढ़ाते हुए आज के टॉपिक का डिस्कशन करते हैं। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारी वीडियो को दोस्तों के साथ न शेयर की हो तो उसको भी करिए, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन उन लोगों तक भी पहुंच सके और आप लोगों की भी क्या हो, हेल्प हो सके, और उन लोगों की भी हेल्प हो सके। और आप लोग क्या करिए, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो चलिए हम लोग आज क्लास को आगे बढ़ाते हुए सिलेबस का डिस्कशन करते हैं। तो जो हम लोग को टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था चिंतन के प्रकार, यानी टाइप्स ऑफ थिंकिंग। तो मैंने आपको जो चिंतन के प्रकार थे वो मैंने आपको बता दिए थे कि जो चिंतन के प्रकार होते हैं वो हमारे 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, प्रत्यक्षात्मक चिंतन होता है, और दूसरा होता है कल्पनात्मक चिंतन, तीसरा होता है प्रत्यात्मक चिंतन, और जो चौथा होता है वो होता है तार्किक चिंतन। तो इसमें मैंने 2 के बारे में आपको बहुत अच्छी तरीके से डीप में बता दिया था। किसके बारे में बता दिया था कि प्रत्यक्षात्मक चिंतन क्या होता है और कल्पनात्मक चिंतन क्या होता है, ये मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से बता दिया था। तो जो हम लोग अब तीसरा आएगा वो आएगा प्रत्यात्मक चिंतन, यानी कॉन्सेप्चुअल थिंकिंग। ये क्या होती है, इसके बारे में डीप में पढ़ते हैं। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, आप लोग नोट्स बनाते चलिए। प्रत्यात्मक चिंतन यानी कॉन्सेप्चुअल थिंकिंग। इस चिंतन में व्यक्ति अपने पूर्व के अनुभवों के आधार पर किसी वस्तु या स्थिति का सूक्ष्म विश्लेषण करके भविष्य को दृष्टि में रखते हुए प्रत्ययों की सहायता से निश्चय पर पहुंचता है। क्या कह रहे हैं कि इस चिंतन में व्यक्ति अपने पूर्व के अनुभवों के आधार पर, यानी उसने कुछ जो पहले किया होगा, यानी उसकी जो लाइफ कि जैसे आज है तो 1-2 दिन उसने क्या किया होगा, पहले किया होगा, या तो 1-2 मंथ पहले किया होगा, या तो 1-2 साल पहले भी होगा। यानी जो कोई बच्चा हो या कोई पेरेंट्स हो या कोई छोटा मनुष्य हो, इंसान हो, तो कोई भी किसी एज कोई मैटर नहीं करती है इसमें कि कौन क्या है, बस पूर्व के अनुभव, यानी जो भी उसने सीखा है तो वो क्या पहले की सारी चीज़ें। तो वही कहा गया कि इस चिंतन में व्यक्ति अपने पूर्व के अनुभवों के आधार पर किसी वस्तु या स्थिति का सूक्ष्म विश्लेषण करके भविष्य को दृष्टि में रखते हुए प्रत्ययों की सहायता से निश्चय पर पहुंचता है। ठीक, यानी क्या करता है कि कोई भी चीज़ होती है तो जो उसने पहले अपने जीवन में क्या किया, उसको अनुभव किया है, तो उसी के माध्यम से वो क्या करता है, अपने भविष्य के बारे में उससे सोचता है। चलिए देखिए एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको और अच्छी तरीके से समझा दूंगी। जैसे क्या कह रहा है कि बच्चा कुत्ते को देखकर मन में प्रत्यय गणना लेता है कि भविष्य में कुत्ता दिखने पर वह पहचान लेगा। जैसे क्या हुआ कि बच्चे ने क्या किया कि एक बार कुत्ते को देख लिया, तो कुत्ते से उसने देख लिया कि कुत्ते के 4 पैर होते हैं, पूंछ भी होती है, कुत्ते के बारे में वो जान गया। तो अगर अब दूसरी जगह उसके कहीं पर भी कुत्ता दिख जाएगा तो तुरंत पहचान कर लेगा कि ये क्या है, ये कुत्ता है। अगर बिल्ली उसने देख ली, अगर उसने एक बार देख लिया, घर वालों ने उसको बता दिया कि बेटा बिल्ली है, तो क्या करेगा, वो समझ जाएगा कि अब अगली बार उसे बिल्ली कहीं दिखाई पड़ जाएगी, तुरंत बता देगा कि ये क्या है, बिल्ली है। कुछ भी ले लीजिए, मान लीजिए कोई पशु पक्षी कुछ भी हुआ, तो अगर बच्चे ने एक बार देख लिया, अगर उसके घर वालों ने बता दिया उसे फर्स्ट बार किसको बेटा क्या बोलेंगे, तो बच्चा क्या करेगा, क्या दूसरी बार उसे प्रॉब्लम होगी, कभी नहीं होगी। वो दूसरी बार क्योंकि एक बार जान चुका है, तो वो दूसरी बार क्या करेगा, तुरंत वो करने लगेगा, कहेगा कि ये तो कुत्ता है, ये तो बिल्ली है। तो आई होप कि आप लोगों को चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे आगे तार्किक चिंतन के बारे में, कि जो तार्किक चिंतन होता है ये क्या होता है। आप लोगों को अगर वॉइस में थोड़ा प्रॉब्लम है तो आप लोग वॉल्यूम को बढ़ा लीजिए। हम लोग यहाँ थोड़ा बगल में म्यूजिक चल रहा है, तो आप लोग उसको बिल्कुल ध्यान न देते हुए क्या करिए, आप लोग फ़ोन से वॉइस को बढ़ा लीजिए। ओके, चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग का तार्किक चिंतन, ये तार्किक चिंतन क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। तार्किक चिंतन, पहली बात तो इसके जितना हो सके तो आप लोग शब्द में ही अर्थ ढूंढने की कोशिश किया करिए। ठीक, अब तार्किक चिंतन, तार्किक से ही निकल रहा है कि तर्क करना, तो क्या कह रहा है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है इसमें तर्क के आधार पर चिंतन किया जाता है। तर्क के आधार पर क्या किया जाता है, चिंतन किया जाता है। तो इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं तार्किक चिंतन कहते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं डीबी ने इसे विचारात्मक चिंतन कहते हैं। क्या करें कि डीबी इसे विचारात्मक चिंतन कहते हैं। डीबी कौन, एक मनोवैज्ञानिक है। ठीक, तो तार्किक चिंतन क्या होता है, इसमें तर्क के आधार पर चिंतन किया जाता है। ठीक, और डीबी इसे क्या कहते हैं, विचारात्मक चिंतन कहते हैं। तार्किक ये हम लोग को जैसे मान लीजिए आपको कॉलेज जाना है, स्कूल जाना है,
तो आप लोगों का कॉलेज दूर है, तो आप लोगों ने क्या किया, माइंड में तर्क लगाया कि हम इससे इस साधन से जाएंगे तो जल्दी पहुंच जाएंगे, बाइक से जाएंगे कि स्कूटी से जाएंगे। सबका अपना अपना मतलब होता है, कोई सोचेगा बस से जाए, जिसके यहाँ से जैसा होगा। तो ये सब क्या आप लोगों ने लॉजिक लगाया है ना, तो वही है, जिसमें तर्क के आधार पर चिंतन किया जाता है। डीबी इसे क्या, इसे विचारात्मक चिंतन भी कहा है। तो आई होप कि आप लोगों को यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब जो हम लोग का अगला टॉपिक आ रहा है वो आ रहा है चिंतन के तत्व, यानी फैक्टर ऑफ थिंकिंग। ये क्या होता है, चिंतन के तत्व के बारे में जानते हैं। वुडवर्थ ने चिंतन के निम्न 4 तत्व बताए। जो वुडवर्थ नामक मनोवैज्ञानिक हैं, इन्होंने चिंतन के कितने तत्व बताए, 4 बताए। अब कौन कौन से 4 हैं उनके बारे में जानते हैं। जो पहला कह रहा है वो कह रहा है लक्ष्य की ओर उन्मुख बढ़ना होना। उन्मुख का मतलब क्या होता है, बढ़ना, ठीक। तो लक्ष्य की ओर क्या, बढ़ना। दूसरा कह रहा है लक्ष्य प्राप्ति के लिए इधर उधर रास्ता ढूंढना, ठीक। फिर इसके बाद फिर तीसरा क्या कह रहा है, फिर तीसरा कह रहा है अनुभवों का पुनः स्मरण करना, ठीक, अनुभवों का पुनः स्मरण करना। फिर जो चौथा है वो कह रहा है अनुभवों को नवीन नमूने में संयोजित करना। फिर जो पांचवा है वो कह रहा है आंतरिक वाक गतियों एवं मुद्राएं, ठीक। इसका मतलब क्या हो गया, मान लीजिए आप ही लोगों चिंतन के निम्न 4 तत्व बताए। सबसे पहले क्या कह रहा है, करें लक्ष्य की ओर उन्मुख बढ़ना, यानी आप लोगों का टारगेट क्या है, आप लोगों का टारगेट है कि हमको टीचर बनना है गवर्नमेंट। तो आप लोगों को ये क्या है, ये आप लोगों का एक लक्ष्य है कि नहीं है। तो आप लोगों ने क्या किया, सबसे पहले तो आप लोगों ने ये थिंकिंग की कि हमको सबसे पहले टीचर बनना है, ठीक। पहली चीज़ ये होगी। फिर का लक्ष्य प्राप्ति के लिए इधर उधर रास्ता ढूंढना। अब आप लोगों ने देखा कि हमको टीचर तो बनना है, लेकिन सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, बीटीसी करनी पड़ेगी, यानी डीएलएड कोई हमें मतलब कोर्स करना पड़ेगा। डीएलएड हो गया, बीएलएड हो गया, कई तरीके के होते हैं। बीएड सबका अपना अपना होता है कि हमें किस लेवल का क्या बनना है। तो इस बार फिर कह रहा है लक्ष्य प्राप्ति के लिए इधर उधर रास्ता ढूंढना। फिर आप लोग क्या करोगे, कॉलेज में एडमिशन लोगे जाके, नहीं बीटीसी के लिए। तो फिर आप लोगों ने वो लिया। फिर इसके बाद कह रहा है अनुभवों का पुनः स्मरण करना। अब आप लोगों ने याद किया फिर से कि मैंने टीचर बनने के लिए सोचा था, तो इस वजह से मैंने क्या किया है, अपना बीटीसी में एडमिशन ले लिया है। अब मुझे क्या करनी पड़ेगी, मतलब कि आप लोगों ने सुना होगा, मतलब फिर आप लोग सोचोगे कि जो लोग करके गए उन लोगों ने बताया कि पढ़ना पड़ता है अच्छे तरीके से, ये पढ़ना पड़ता है, इस तरीके से नोट्स बनाने पड़ते हैं, ये सब। तो क्या हुआ कि ये अनुभवों का पुनः स्मरण, यानी फिर आप लोगों को चीज़ें याद आई। फिर इसके बाद फिर अब क्या होगा, फिर कह रहा है अनुभवों को नवीन नमूने में संयोजित करना। अब आप लोग क्या करोगे, अब आप लोग सोचोगे कि पढ़ाई तो मैं करनी है, तो अब नई तरीके से, मतलब किस तरीके से, अब हम लोग क्या करें, सोचोगे कि अब क्लास लें, फिर से हम लोग अपना अच्छे तरीके से नोट्स बनाए, PYQ भी लगाएंगे, पेपर भी अच्छे तरीके से देखेंगे। तो मतलब कुछ तो जानकारी थी आपको कि आप लोगों ने, फ्रेंड ने, जो आप लोगों के सीनियर थे, आपसे बता दिया कि इस तरीके से पढ़ाई करने। कुछ आप लोगों ने क्या किया, अपना दिमाग लगाया, तो दोनों क्या किया, जोड़ा, संयोजित किया। इसके बाद फिर आपने क्या किया, अपनी प्रॉपर तरीके से पढ़ाई की। फिर जो 5वां पॉइंट आ रहा है वो कह रहा है आंतरिक वाक गतियों एवं मुद्राएं। अब आपने क्या किया, अंदर की वाक्य गतियाँ एवं मुद्राएं। कुछ मतलब आप लोगों ने क्या किया, अंदर की जो आप लोगों की भावनाएं उनको मतलब ध्यान में रखते हुए अपना क्या की तैयारी की, और अपना क्या किया, मुद्रा मतलब गए अपना बुक्स वगैरह खरीद के लाए सब। तो ये हमारे क्या हो गए, इस तरीके से ये जो चिंतन के तत्व होते हैं वो होते हैं, ठीक। कौन कौन से ये तत्व, तो आप लोगों के जो तत्व थे 5 बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। रटना कुछ भी नहीं है, बिल्कुल समझते चलना है, अपने आप को रिलेट करते चलना है, बिल्कुल डेली लाइफ से रिलेट करके ही चलना। उसी तरीके से मैं आपको पढ़ा भी रही हूँ। इसके बाद जो तर्क आ रहा है यानी रीजनिंग, अब ये क्या होती है इसके बारे में थोड़ा अच्छे से पढ़ते हैं। तर्क के द्वारा किसी समस्या का समाधान करने के लिए वर्तमान परिस्थिति को समझते हैं और कोई निष्कर्ष निकालने की कोशिश करते हैं। क्या करें कि तर्क के द्वारा किसी समस्या का समाधान करने के लिए वर्तमान परिस्थिति को समझते हैं, यानी प्रेजेंट टाइम में जो हमारी कंडीशन है वो क्या है, और कोई निष्कर्ष निकालने की कोशिश करते हैं, और इसी हिसाब से क्या करते हैं, हम उसे निष्कर्ष भी निकालते हैं। तो तर्क के द्वारा किसी समस्या का समाधान करने के लिए वर्तमान परिस्थिति को समझते हैं। अब आप लोग पढ़ाई कर रहे हो, ठीक, तो आप लोग सोचोगे कि जो हमारा एग्जाम है वो कितने मंथ में है, तो आप लोग उस हिसाब से तो पढ़ाई करोगे। अगर आप लोगों के लिए 15 दिन बचे हैं केवल, तो आप लोग फिर उस हिसाब से पढ़ाई करोगे। अगर 2 महीने हैं तो आप लोग और थोड़ा डीप में पढ़ोगे। अगर 3-4 दिन ही बचे हैं तो फिर तो आप लोगों के पास टाइम ही नहीं है, बस कल रिवीजन चाहे वाले ही कर लो। तो वही कहा गया है कि तर्क के द्वारा किसी समस्या का समाधान करने के लिए वर्तमान परिस्थिति को समझते हैं और कोई निष्कर्ष निकालने की कोशिश करते हैं। फिर आप लोग निष्कर्ष निकालते हो कि अगर 2 दिन बचे हैं तो हमें केवल रिविजन करना है, ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा निष्कर्ष हुआ कि ना हुआ, यही होता है, ठीक। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब गेट्स के अनुसार, ये गेट्स नामक मनोवैज्ञानिक है, ये क्या करें इनके बारे में जानते हैं। गेट्स कह रहे हैं कि तर्क फलदायक या उत्पादक चिंतन है। जो तर्क होता है वो क्या होता है, फलदायक या उत्पादक चिंतन है, जिसमें किसी समस्या का समाधान करने के लिए पूर्व अनुभवों को नवीन रूप और तरीकों से पुनः संगठित या सम्मिलित किया जाता है। ये गेट्स नामक मनोवैज्ञानिक है, क्या कह रहे हैं कि जो तर्क होता है
वो फलदायक या उत्पादक चिंतन है। ठीक, इसमें जिसमें किसी समस्या का समाधान करने के लिए पूर्व अनुभवों को नवीन रूप और तरीकों से पुनः संगठित या सम्मिलित किया जाता है। वही जो मैंने आपको बताया कि जो तर्क होता है वो हमारा क्या है, मान लीजिए एक फलदायक है। मान लीजिए तर्क के माध्यम से तो हम लोग को प्रॉब्लम का सलूशन मिलता है। जब हम लोग कोई थिंकिंग ही नहीं करेंगे तो कैसे सोच पाएंगे, अपने प्रॉब्लम का समाधान निकाल पाएंगे, नहीं निकाल पाएंगे ना। तो एक आ गया कि तर्क क्या होता है, एक फलदायक या उत्पादक चिंतन है जिसमें किसी समस्या का समाधान करने के लिए पूर्व अनुभवों को नवीन रूप से और नए तरीकों से पुनः संगठित या सम्मिलित किया जाता है। जो हम लोग के कुछ पुराने अनुभव हैं तो उन्हीं के माध्यम से क्या होगा, कुछ नए होंगे, इन्हीं को जोड़ के क्या करते हैं हम लोग अपनी मतलब कि जो प्रॉब्लम होती है उसको क्या करते हैं, मतलब सोल्यूशन निकालते हैं। जैसे मान लीजिए आपकी दोस्त ही हैं तो उन्होंने बताया होगा कि हम तो साइकिल से स्कूल जाते थे, जो दूर कॉलेज था हम लोगों का, तो आप लोगों के माइंड में तो आया ना कि साइकिल से जाते, तो फिर आपने क्या दिमाग लगाया कि हम अब क्या करें, वो तो साइकिल से जाते थे तो उनको इतना टाइम लगता था, अगर हम बाइक से जाएंगे तो हम और जल्दी पहुंच जाएंगे। तो आपने क्या किया, एक तर्क किया ना, जो अपना पूर्व ज्ञान था उसको क्या किया, नए ज्ञान से जोड़ा और अपनी प्रॉब्लम का क्या किया, सोल्यूशन निकाला। ठीक, अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिर हम लोग के अगले मनोवैज्ञानिक आ रहे हैं मन के अनुसार। ये मन नामक मनोवैज्ञानिक हैं, इन्होंने क्या कहा है इनके बारे में पढ़ते हैं। ये कह रहे हैं तर्क एक समस्या को हल करने के लिए अतीत के अनुभवों को सम्मिलित रूप से मिलाना है। क्या कह रहे हैं कि जो तर्क होता है एक समस्या को हल करने के लिए अतीत अनुभवों को सम्मिलित रूप से मिलाना है, जिसको केवल पिछले समाधानों के प्रयोग से हल नहीं किया जा सकता है। क्या करें कि तर्क एक समस्या को हल करने के लिए अतीत के अनुभवों को सम्मिलित रूप से मिलाता है। ठीक, मिलाना है मतलब अच्छा जब आप लोगों ने तर्क किया, थिंकिंग की, तो आप लोग जो अतीत मतलब क्या होता है, जो चीज़ें हम लोगों की क्या हुई, बीत चुकी हैं, तो उन्हीं के अनुभवों से तो हम लोग थोड़ा डिस्कस निकालते हैं, मतलब निष्कर्ष निकालते हैं किसी भी समस्या का। ऐसा तो है नहीं कि नहीं मतलब बिल्कुल नया, कुछ ना कुछ तो हम लोग मतलब सीखते हैं, तो फिर उसी हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, उसका सलूशन निकालते हैं। भले ही वो पूरा पूरा ना हो लेकिन थोड़ा बहुत तो रहता है कि नहीं रहता है, फिर हम लोग कुछ आगे की चीज़ें कनेक्ट कर लेते हैं। ठीक, तो एक आ गया कि तर्क एक समस्या को हल करने के लिए अतीत के अनुभवों को सम्मिलित रूप से मिलाना है, जिसको केवल पिछले समाधानों के प्रयोग से हल नहीं किया जा सकता। ये क्या करेंगे, कुछ तो मिल जाएगा लेकिन केवल जो सोचा जाए कि मतलब वही कहना मतलब कि आप लोगों ने जैसे एक बार एग्जाम देने आप लोग गए साइकिल से, मान लीजिए एग्जाम देने कॉलेज कहीं पर भी गए, तो क्या दूसरी बार भी कन्फर्म तो नहीं है कि आप लोग साइकिल से जाओ, मतलब कि आप लोग बाइक से जाओ, हो सकता है कि नहीं हो सकता कि आप लोग गाड़ी से जाओ, कार से जाओ। तो वही कहा गया है कि तर्क एक समस्या को हल करने के लिए अतीत के अनुभवों को सम्मिलित रूप से मिलाना तो है, लेकिन जिसको केवल पिछले समाधानों के प्रयोग से हल नहीं किया जा सकता। लेकिन केवल मतलब ये नहीं कि जो हम लोग साथ मतलब पहली बार हो गया है तो उसी प्रकार से हम चले जाए, इस बार की सिचुएशन थोड़ा और भी हो सकती है, हो सकता है कि नहीं हो सकता। मान लीजिए आपको लेट हो जाए तो फिर आप लोग क्या करोगे, ऐसा साधन ढूंढोगे जिससे क्या हो आप लोग टाइम से पहुँच जाओ। तो मतलब कि हम लोग सीखते तो हैं प्रॉब्लम से, लेकिन अब जब हम लोग की अगली बार प्रॉब्लम है तो कंफर्म नहीं कि बिल्कुल 100 में 100% उसी तरीके से हमें सोल्यूशन मिल जाए, कुछ तो मिलेगा लेकिन कुछ हमें क्या करना पड़ेगा, अपना दिमाग भी लगाना पड़ेगा। ठीक, कुछ मतलब नई चीज़ों को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, यानी जोड़ना पड़ेगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो अगला हम लोग आ रहा है वो आ रहा है तर्क के सोपान। ये जो तर्क के सोपान होते हैं ये क्या होता है, इनके बारे में जानते हैं। पहले कह रहा है ड्यूवी के अनुसार तर्क के 5 निम्न सोपान हैं। ये डीवी नामक मनोवैज्ञानिक हैं। तो जो तर्क के सोपान होते हैं वो कितने होते हैं, 5 होते हैं। ये जो तर्क के सोपान है इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आप लोगों के टेट और सीटेट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, इसलिए आप लोगों को क्या करना है, बहुत अच्छी तरीके से समझना है। तो ये जो 5 सोपान होते हैं ये कौन कौन से होते हैं इनके बारे में जानते हैं। पहला कह रहा है समस्या की उपस्थिति, दूसरा कह रहा है समस्या की जानकारी, तीसरा कह रहा है समस्या का समाधान के उपाय, और फिर चौथा कह रहा है एक उपाय का चुनाव, फिर उपाय का चुनाव। ठीक, इसका मतलब क्या हो गया कि समस्या की उपस्थिति, सबसे पहले आप लोग क्या करना है कि हमारी समस्या क्या है उसके बारे में पता करना है कि हमारी समस्या क्या है। फिर इसके बाद समस्या की जानकारी, इसके बाद फिर क्या करना है कि समस्या क्या है, मतलब कि पहले तो हमें ये ढूंढना है कि हमारी समस्या क्या है। ठीक, पहली चीज़ तो हमारी होगी कि हमारी केवल समस्या पे मतलब देखना है कि हमारी प्रॉब्लम क्या है। फिर समस्या की जानकारी, फिर जो हमारी प्रॉब्लम उसके बारे में अच्छी तरीके से जानकारी होनी चाहिए। ठीक, फिर समस्या समाधान के उपाय, फिर हमें क्या करना है, समस्या जो हमारी है उसके समाधान के उपाय ढूंढने हैं। फिर एक उपाय का चुनाव या उपाय का चुनाव, इसका मतलब ये है कि जब हम लोगों ने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढा है तो फिर उसका हमें क्या करना है, निष्कर्ष निकालना है कि हमारी सही है या नहीं है। ठीक, तो आई होप कि आप लोगों को चीज़ें अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी। अब जो हम लोग का अगला टॉपिक आ रहा है वो आ रहा है आगमन तर्क, और फिर आ रहा है निगमन तर्क। ये दो भी बहुत इंपॉर्टेंट है टेट सीटेट के लिए, अभी के लिए तो है ही। तो क्या कह रहा है आगमन तर्क, ये आगमन तर्क क्या होता है, इसको बोलते हैं
इंडक्टिव रीजनिंग। ठीक, इंडक्टिव रीजनिंग ये क्या होता है, आगमन तर्क होता है। अब इसके बारे में जानते हैं कि जो आगमन तर्क होता है ये क्या होता है। कह रहे हैं इस तर्क में उपलब्ध जानकारी, तथ्यों, प्रमाणों, अनुभवों और उदाहरण के आधार पर किसी नियम सिद्धांत की रचना करना। जैसे उदाहरण से नियम की ओर। सीधा सीधा आप लोगों को बस इतना याद रखना कि जो आगमन तर्क होता है हमारे, ये क्या होता है, उदाहरण से नियम की तरफ बढ़ता है। ठीक, मतलब पहले हमें किसी चीज़ को क्या करना है, उदाहरण देना है, इसके बाद फिर हमें क्या करना है, नियम बताना है। जैसे मान लीजिए कि आप लोगों के प्राइमरी के बच्चे हैं, तो आप लोग इसे इनको क्या करते हो, डायरेक्ट नियम तो बताते नहीं हो, एग्जाम्पल ही तो देते हो। मान लीजिए आप लोग उनको गिनती सिखानी है, तो आप लोग उनसे कहते नहीं हो कि छोटे छोटे मतलब खिलौने होंगे या कुछ भी, उनकी गोटियाँ होंगी, मतलब कैरम बोर्ड की कुछ भी होगी, तो आप लोग इन्हें क्या किए जा रहे हो, उदाहरण से नियम की ओर लिए जा रहे हो। पहले आप इन्हें क्या करोगे, इकट्ठे करने के लिए दोगे, तो धीरे धीरे क्या करेंगे, इकट्ठे करेंगे, फिर आप लोग इनको गिनना सिखाओगे, फिर आप लोग इनको क्या करोगे, बता दोगे कि गिनती इतनी हो गई। तो प्राइमरी जो बच्चे होते हैं इनको हम लोग किस तरीके से पढ़ाते हैं, उदाहरण से नियम की तरफ ही पढ़ाते हैं। इसके बाद जो हम लोग का निगमन तर्क आता हो, ये क्या होता है, इसके बारे में जानते हैं। ये कह रहे हैं कि इस तर्क में नियम और सिद्धांतों के आधार पर किसी वस्तु की सत्यता प्रमाणित की जाती है। सीधा सीधा आप लोगों को याद रखना है कि जो निगमन होता है ये नियम से उदाहरण की ओर, और जो आगमन होता है ये क्या होता है, उदाहरण से नियम की ओर। अब जो हम लोग के जूनियर क्लास के बच्चे होते हैं, तो मान लीजिए मैथ में, तो आप लोग पहले फार्मूला बताते हो कि नहीं बताते हो, कि फिर इस हिसाब से सवाल करने होते हैं उनको। तो इसमें क्या हुआ, इसमें पहले नियम बताए गए, फिर उदाहरण बताया गया। तो आई होप कि आप लोगों को यहाँ तक चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई होंगी। ये जो क्लास है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल बेस मजबूत करिए। और ये टेट सीट में बिल्कुल कन्फर्म है कि इनको आना ही आना है। ये जो आगमन हो गया, आगमन विधि हो गई और निगमन हो गई, इनसे क्वेश्चन बन के आएंगे, तो आप लोगों को बताना पड़ेगा कि मतलब इसका आंसर क्या होगा, अपनी थिंकिंग लगा के। और गेट्स के अनुसार पूछा जाएगा कि क्या होता है, ये सब आप लोगों को क्या करना है, बहुत अच्छे तरीके से याद करना है। तर्क के सोपान भी आगे कि इनको क्रम से लगाइए, जैसे ये लगे तो आप लोगों को क्या इधर उधर लगा दें, फिर आपसे पूछे कि इनको क्रम से लगाइए, तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा। तो आई होप कि आज की क्लास आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आई होगी, और आपने क्या किया होगा, प्रॉपर नोट्स भी बना लिया होगा। चलिए मैं एक बार फिर से आप लोगों को रिवीजन करा दे रहे हैं। तो आज की क्लास में मैंने आपको बताया, जो हम लोग का चिंतन था, कि मैंने आपको बताया था कि 4 प्रकार का होता है, 2 तो मैंने आपको कल की क्लास में बता दिया था। आज जो तीसरा था प्रत्यात्मक चिंतन, वो मैंने आपको बताया कि जो कॉन्सेप्चुअल थिंकिंग होती है ये क्या होती है। फिर मैंने आपको बताया कि जो तार्किक चिंतन होता है ये क्या होता है। फिर मैंने आपको बताया चिंतन के तत्व, बताया कि चिंतन के तत्व क्या होते हैं। जो वुडवर्थ नामक मनोवैज्ञानिक हैं, इन्होंने 4 तत्व बताए हैं। इसके बाद फिर मैंने आपको बताया तर्क क्या होती है, यानी रीजनिंग क्या होती है। इसके बाद फिर मैंने आपको मनोवैज्ञानिक के बारे में बताया कि जो गेट्स होते हैं इन्होंने क्या बताया। फिर मैंने आपको मन के बारे में बताया कि जो मन नामक मनोवैज्ञानिक हैं, इन्होंने चिंतन के बारे में क्या बताया। फिर मैंने आपको तर्क के सोपान बताया कि तर्क के सोपान कौन कौन से होते हैं। फिर मैंने आपको आगमन तर्क बताया, और फिर मैंने आपको निगमन तर्क बताया। तो ये सब मैंने आज की क्लास में आपको बहुत अच्छी तरीके से बताया। तो आई होप कि आप लोगों को यहाँ तक चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी, और आपने क्या किया होगा, प्रॉपर नोट्स भी बना लिया होगा। आप लोग क्या करिए, कमेंट करिए कि आप लोगों को क्लास कैसे लगी। हम लोगों को बहुत मेहनत लगती है आप तक क्लास को लाने में, प्रॉपर नोट्स बनाने में। हैंड राइटिंग नोट्स बनाओ, इसके बाद फिर वो करो। तो आप लोगों को जो कमेंट और लाइक होते हैं, इससे हम लोगों को क्या होता है, मोटिवेशन मिलता है। तो फिर हम लोग क्या करते हैं, आप लोगों के लिए और अच्छी क्लास लेके आते हैं। तो आप लोग बताइएगा कि हमको क्लास कैसे लगी, और हम लोग की जिम्मेदारी है कि आपको जो सिलेबस है पूरा बहुत टाइम से बहुत अच्छी तरीके से पूरा करा दिया जाएगा। इसलिए आप लोगों को क्या करना है, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा मतलब दोस्तों को भी जोड़ना है, कि कोई भी आप लोगों को दिक्कत नहीं होगी, और चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से समझाई जाएंगी प्रॉपर वे में, एक एक तरीके से। कोई भी आप लोगों को खुद न लग रहा होगा जैसे कोई भी चीज़ रटाई जा रही हो। सब्जेक्ट ही ऐसा है कि आप लोग इसमें कुछ रट नहीं सकते। आप लोगों को क्या करना पड़ेगी, अपनी थिंकिंग लगानी पड़ेगी, और समझ समझ के पढ़ते चलना। इसलिए मैं आपको बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ाती हूँ, थोड़ा थोड़ा पढ़ाती हूँ, जिससे आप लोगों को क्या बहुत अच्छी तरीके से चीज़ें समझ में आ सकें, और आप लोग क्या चीज़ों को कनेक्ट कर सको। अगर ज़्यादा पढ़ा दिया जाएगा तो फिर आप लोग चीज़ों को क्या करोगे, कनेक्ट नहीं कर पाओगे। इसलिए आपको क्या करना है, क्लास बिल्कुल क्रम से ही लेते चलना है। तो चलिए आज क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं। आप चलिए ओके, आप लोग क्या करिए, अगर अभी तक आप लोग टेलीग्राम चैनल से ऐड हुए तो उससे भी हो जाइए। उसकी जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ी है। तो उसमें भी क्या होता है, वहाँ पर भी आप लोगों को टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलती रहती है, और वहाँ पर भी क्या होता है, क्विज कराई जाती है। तो आप लोग क्विज को भी अटेम्प्ट करिए, और अपना आकलन कीजिए कि आप लोगों को आता कितना है। और चैनल को क्या करिए, लाइक और सब्सक्राइब करिए, जिससे आने वाले नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो चलिए आज क्लास को हम लोग यहीं तक रखेंगे। अब कल की क्लास में फिर क्या करेंगे, हम लोग फिर से अपना
सिलेबस को आगे बढ़ाएंगे और टॉपिक का क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। तो आप लोग क्या करिए, नोट्स एकदम बहुत अच्छी तरीके से बना लीजिए, नहीं तो फिर आप लोगों को दिक्कत हो जाएगी, आप लोग रिवीजन नहीं कर पाओगे। तो केवल इन्हीं सब्जेक्ट का नहीं, आपको हर सब्जेक्ट के लिए क्या करना है, नोट्स बनाते चलना है। कोई भी मतलब किसी भी चीज़ की तैयारी करिए, आप कुछ भी करिए तो आप लोग नोट्स बनाइए। नोट्स से आप लोगों को क्या होगा, मतलब टेंशन नहीं रहेगी कि आप लोगों को क्या करना है। कम समय में आप लोग पलट के तुरंत देख लोगे। अपने हैंड राइटिंग, अपने लिखे नोट्स की बात मतलब अपने हाथों से लिखी चीज़ की बात अलग रहती है। आप लोगों को क्या रहेगा, एक बार तो आप लोगों के माइंड में छप जाएगी कि हमने कौन चीज़ कहाँ लिखी है। इसका जब आप लोग रिवीजन करोगे तो बहुत जल्दी कर लोगे। इसलिए आप लोगों को क्या करना है, बिल्कुल अपने ही हाथ से नोट्स बनाने हैं। ठीक, तो चलिए हम लोग अपनी क्लास को यहीं तक रखते हैं। ओके, थैंक यू।